नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगीड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी बेस्ट होंगे। दोस्तों, जो हमारे राजस्थान ज्योग्राफी का जो दूसरा टॉपिक था, जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यह टॉपिक शुरू हुआ है। और इस टॉपिक के अंदर हमने राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है उसकी चर्चा करी है। और उस मरुस्थलीय भाग में हमने क्या देखा है, बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है उसको देखा है। उसके बाद बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है दोस्तों उसको देखा है। उसके बाद में हमने जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र था दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, हमने उसकी चर्चा करी है दोस्तों। उसके बाद में हम देख रहे थे कल कि राजस्थान के अंदर जो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के 4 भाग हैं। एक का नाम घग्गर बेसिन है, दूसरे का नाम हमारे शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र है, जो तीसरा है उसका नाम है हमारे नागौरी उच्च भूमि, और नंबर 4 पे लूणी बेसिन है दोस्तों। इसकी हमने चर्चा करी थी कल। और उसके बाद में हम जो अगला टॉपिक ले रहे थे, आपका एक बार पुनः स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है विष्णु जांगीड़ सर की क्लास में, राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में बाउंस बैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम देख रहे थे कल राजस्थान के जो कुछ ऐसी परंपरागत पद्धतियां हैं, कुछ जल संरक्षण की पद्धतियां हैं जो राजस्थान के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसमें सबसे पहला हमने देखा था आगोर या टाँका। इसको हमने देखा था कि पश्चिम राजस्थान के अंदर जो घर होते हैं, उन घरों की जो छत होती है, उनका सारा पानी वो एक पाइप सिस्टम के माध्यम से क्या करते हैं, एक जगह पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और उस जो नीचे जो स्टोर होता है उसे होज बोलते हैं या टाँका बोलते हैं। टाँका और होज में ये फ़र्क होता है कि होज जो होता है वो थोड़ा उसका साइज़ छोटा होता है, टाँके का साइज़ बड़ा होता है। यानी पूरे लगभग 12 महीने जो है ये पेयजल की आपूर्ति कर देता है एक परिवार को। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमने देखा था टाट या रन। तो टाट या रन क्या होता है दोस्तों, जो दलदली और लवणीय भूमि होती है पश्चिमी राजस्थान में, जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती, ऐसी भूमि को टाट या रन बोलते हैं। जैसे कुछ प्रमुख रनों के नाम बताए थे मैंने, रन के नाम आपको बताए थे, जैसे पोकरण रन, भाकरी रन, बरमसर रन और कनौड़ रन, ये जैसलमेर में है। ताल छापर रन, परिहारी रन, ये चूरू में है। थोब बाड़मेर में है। बाप रन और फलोदी, ये जोधपुर में है दोस्तों। इसी तरह नेहड़ का जो दलदल है वो जालोर में है दोस्तों। इसकी हमने चर्चा कल कर ली थी। आज हम देखते हैं दोस्तों, एक आता है खड़ीन। क्या है नाम इसका दोस्तों? खड़ीन। तो दोस्तों, खड़ीन के बारे में 4 बातें विशेष रूप से ध्यान रखना। पहली बात, ये 15वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड में कि खड़ीन कब शुरू की गई थी दोस्तों? 15वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। नंबर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, ये कहाँ पर शुरू की गई थी? तो दोस्तों, ये जैसलमेर में शुरू की गई थी। कहाँ पर? जैसलमेर में शुरू की गई थी। अगर नंबर 3 बात करूँ, किसने शुरू करी थी? तो दोस्तों, पालीवाल जो ब्राह्मण है ना, पालीवाल ब्राह्मण, उन्होंने इस पद्धति को शुरू किया था। और दोस्तों, ये क्या है? ये जल संरक्षण की, किसकी? वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण की, वो यानी वाटर कंजर्वेशन का एक ट्रेडिशनल मेथड है। यानी जल संरक्षण का की एक परंपरागत क्या है दोस्तों? पद्धति है दोस्तों। ये जो 4 मैंने बातें लिखी है खड़ीन के बारे में, ये चारों बातें एग्जाम के अंदर आरपीएससी के द्वारा पूछी गई है दोस्तों। बात समझ आ गई आपको? ये चारों बातें पूछी गई है आरपीएससी के द्वारा। दोस्तों, खड़ीन होता क्या है? वर्तमान में आप एक चीज़ देखते हो, एनीकट हो, जिसे हम बोलते हैं एनीकट। एनीकट आप जानते हो, पानी का बहाव क्षेत्र होता है। और उस बहाव क्षेत्र में क्या करते हैं, दोनों तरफ और इस तरफ क्या करते हैं, पक्की दीवार बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पक्की यानी पत्थरों की दीवार बना देते हैं, जिससे क्या हुआ, इसमें पानी भरता है, उसके बाद पानी आगे निकल जाता है। ये तो वर्तमान का एनीकट है। देखो, खड़ीन क्या होता था, एक बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में, ठीक है ना, लंबे चौड़े क्षेत्र में यहाँ पर दीवार लगाते थे। और ये जो दीवार होती थी ना दोस्तों, ये
आज के समय सीमेंट की तो बनी हुई नहीं होती थी, इसलिए आज के कंपैरिजन में इसे कच्ची दीवार कहते हैं। ये दीवार कच्ची होती थी। उसके बाद में यहाँ पानी आके इकट्ठा होता था और पानी रिस रिस के नीचे से बाहर निकलता था, जबकि ये पक्की दीवार है एनीकट की, इससे नीचे से पानी रिस कर बाहर नहीं आता। तो यहाँ पर क्या, इस क्षेत्र में, पूरी क्षेत्र में नमी रहती थी। तो जैसे मान लो बारिश भी कम हुई तो भी आगे वाले क्षेत्र के अंदर नमी पहुँच जाती थी। अगर आज के एनीकट में बारिश नहीं होती है तो आगे वाले क्षेत्र में कुछ भी नमी नहीं आएगी, वो बिल्कुल सूखा रहेगा। दूसरी बात, अगर मान लो पानी ज़्यादा आ गया तो ये कच्ची दीवार क्या होती थी, टूट जाती थी। क्या होती थी, टूट जाती थी। तो जानबूझकर इस दीवार को कच्ची रखते थे कि अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो इस क्षेत्र में बाढ़ के हालात पैदा नहीं हो, समझ गए, इसलिए वो दीवार कच्ची रखते थे। तो ये है एनीकट का मतलब। ये परंपरागत क्या है, खड़ीन, इसका मतलब ये है 15वीं शताब्दी में शुरू हुई, जैसलमेर से शुरू हुई, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई और एक जल संरक्षण की एक परंपरागत पद्धति है। बात समझ आ गई दोस्तों। नंबर 2 बात करते हैं नेक्स्ट, नाडी। नाडी क्या होता है, नाडी का नाम सुना है? देखो, सामान्य भाषा में ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, गांव के बाहर एक खड्डा बना होता है जो ऑटोमेटिक बन गया, पता नहीं कैसे भी करके, वो हमें पानी भर जाता है, लोग वहाँ जाते हैं और अपना कुछ दैनिक कार्य भी कर लेते हैं। और उस गांव के, उस क्षेत्र के जो पशु होते हैं ना, वो वहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं। भैंसें जो होती है उस पानी में तैरती रहती है, ठीक है ना। इस तरह का इमेजिन करो आप, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो नाडी क्या है दोस्तों, पश्चिम मरुस्थल भाग में प्राकृतिक कारणों से, कौन से कारणों से, प्राकृतिक कारणों से बने ऊंचे नीचे स्थान, यानी प्राकृतिक कारणों से जो ऊंचे नीचे स्थान बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ जल भर गया, ठीक है, अब यहाँ जल भर गया तो ये क्या बन गई, ये नाडी बन गई, जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा हो गया। और वर्षा के जल को क्या बोलते हैं दोस्तों, पालर पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पालर पानी बोलते हैं वर्षा के जल को। और ये पालर पानी इकट्ठा होता है, उसे नाडी कहा जाता है दोस्तों। और इस जल का यूज किस में करते हैं, पशुपालन यानी लाइव स्टॉक के लिए, और डेली रूटीन यानी दैनिक कार्यों के लिए इस पालर जल का या पालर पानी का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया, खड़ीन समझ में आ गया, खड़ीन क्या होता है। दूसरा, नाडी समझ में आ गई। नाडी खोद के नहीं बनाई जाती कि ये जेसीबी ला के खड्डा खोदेंगे, नहीं, प्राकृतिक कारणों से जो खड्डा होता है उसमें पानी भर जाता है और उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, नाडी बोलते हैं। बात समझ आ गई, उसे ही क्या बोलते हैं, नाडी बोलते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, एक आता है जोहड़। जोहड़ मैंने आपको बता दिया, जब हम शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। जोहड़ का मतलब होता है जो स्थानीय क्षेत्र में, यानी शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं ना मीठे पानी के, उन्हें जोहड़ कहा जाता है दोस्तों। जो मीठे पानी के कच्चे कुएं होते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, उसे जोहड़ कहा जाता है। और दोस्तों देखो, इसी शेखावाटी क्षेत्र में जो छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं वर्षा काल में, इन तालाबों को क्या कहते हैं, सर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सर कहते हैं या फिर सरोवर कहते हैं। बात समझ गए आप। मुख्य रूप से सर का ध्यान रखना। सर का मतलब क्या है कि जो शेखावाटी रीजन है, इस रीजन में जो टेम्परेरी नहीं होते हैं, मतलब सेमी टेम्परेरी, जो छोटे छोटे स्थानीय तालाब होते हैं वर्षा काल में बनते हैं, उन्हें सर कहते हैं। और जो कच्चे कुएं होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, जोहड़ कहलाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आगे आ भी सकता है। ये तो मैंने लिखा जोहड़। जोहड़ का मतलब तो आपने बता दिया कि कच्चे कुएं होते हैं। राजस्थान इतिहास के अंदर आप एक बात और देखोगे जिसे हम बोलते हैं जौहर। जौहर क्या होता है दोस्तों, आप राजस्थान इतिहास के सभी ज्ञाता हैं, आप सबको पता है जौहर का मतलब है जब यहाँ की जो रानियाँ थी राजस्थान के राजघराना के अंदर, तो जब कोई वार होता था, कोई युद्ध होता था, तो उस समय जब जीत की आशा नहीं रहती थी कि भाई अब जीतेंगे नहीं, तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो दुर्ग में रहने वाली महिलाएं होती थी, वह स्वयं को या तो अग्नि को समर्पित कर देती थी या फिर जल को समर्पित कर देती थी। यानी येन केन प्रकरण, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपना ही क्या कर लेती थी, संहार कर लेती थी। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जौहर कहते हैं दोस्तों। बात समझ में आ गई। याद होगा आपको 301 का चित्तौड़ का जौहर, 303 का
सॉरी 301 का रणथंभौर का जौहर, 303 का चित्तौड़ का जौहर बड़ा प्रसिद्ध रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में राणा हमीर देव थे। और 303 जो ये रणथंभौर है, 301 में यहाँ राणा हमीर देव थे। और 303 चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन थे, जिसके ऊपर मूवी बनी है पद्मावती के नाम से, राणा रतन सिंह, आप जानते हो। ठीक है दोस्तों, तो जौहर क्या है, मीठे पानी के कच्चे कुएं हैं और इस छोटे तालाब मिलते हैं, उन्हें सर कहते हैं दोस्तों। फिर आता है पलाया झील। पलाया झील या बालू का स्तूप। दोस्तों पलाया झील क्या है, वही भाई पश्चिम राजस्थान में जो भी झीलें बनेगी ना, वो दो बालू का स्तूप के मध्य ही बनेगी। पहली बात तो क्योंकि पानी वहीं पे ठहर सकता है, इसके अलावा पानी ठहरने की कोई व्यवस्था वहाँ पर प्राकृतिक रूप से नहीं है बालू का स्तूपों को छोड़कर। ठीक है, तो देखो दो बालू का स्तूपों के बीच जो निम्न भूमि होती है उसमें वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है, तो प्लाया झीलों का निर्माण होता है। किस झीलों का निर्माण होता है, प्लाया झीलों का निर्माण होता है। देखो दोस्तों कभी कभी ये झीलें नमकीन हो जाती है। सामान्यतः प्लाई झीलें जो होती है वो नमकीनी या लवणीय नहीं होती है। ठीक है, जब ये सामान्यतः ये ज़्यादा नमकीन या लवणीय हो जाती है तो इन्हें सेलिना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेलिना कहते हैं। आपको पता है लवणीय झील को क्या बोलते हैं, सेलेलाइन लेक बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए नमकीन झील को क्या बोलते हैं, सेलिना कहते हैं। और जब ये झीलें ज़्यादा दलदली हो जाए और ज़्यादा लवणीय हो जाए तो फिर इन्हें रन या टाट बोलते हैं। बात समझ आ गई आपको, रन या टाट बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तल्ली या पोखर। तल्ली का मतलब तली कह दो या तल्ली कह दो, एक ही बात है। हमने पढ़ा था एक बार थली, ठीक है ना, और तली, ठीक है ना, ये वो ही तली है जो यहाँ पढ़ा था कि दो बालू का स्तूपों के बीच में जो निम्न भूमि होती है वहीं पर पानी भरता है। और कई बार इसे पोखर या तालाब भी कह देते हैं। पोखर का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। पोखर का मतलब क्या होता है, तालाब, यानी जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है उसे पोखर कहते हैं। बात समझ आ गई। देखो अगला पॉइंट देखिए, बावड़ी। बावड़ी आप सभी जानते हो, हमारे देश में राजा महाराजा खूब रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने काल में उनके सामंत भी खूब रहते थे, सेनापति वगैरह, सामंत वगैरह जो उनके ऑफिसर्स रहते थे, ये लोग भी क्या करते थे, और स्वयं राजा भी क्या करता था, अकाल राहत कार्य चलाता था या फिर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता था या फिर एक खूबसूरत बावड़ियाँ इनका निर्माण करता था जिससे जल संरक्षण भी होता था और मनोरंजन का उनका साधन भी था। ठीक है दोस्तों, बावड़ी क्या होती है, ये बिल्कुल एक चौकोर इस डिजाइन के अंदर बनी हुई आकृति होती है। ठीक है, जिसका एक तरफ खुला होता है, यहाँ से एंट्री गेट होता है, यहाँ पर सीढ़ियाँ होती है, यहाँ पर सीढ़ियाँ होती है, यहाँ पर सीढ़ियाँ होती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड होता है। कुंड होता है, या फिर ये जो ये वाला भाग होता है, ये कैसा भाग होता है, गहरा भाग होता है। और यहाँ पर क्या जमा होता है, यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, तो वहाँ की रानियाँ या वहाँ के जो प्रमुख लोग थे वो यहाँ आते थे और इन सीढ़ियों से यहाँ उतरते थे और इस कुंड में नहाकर वापस चले जाते थे। इसको बड़ा कलात्मक बनाते थे, यानी इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा बनाते थे। ठीक है ना, और इसको बड़ी ही कलात्मक रूप से, यानी कलात्मक रूप से इसको बनाते थे दोस्तों। बात समझ आ गई आपको, बड़ा डिज़ाइन बनाते थे, बड़ी ही कलात्मक रूप से इसे बनाते थे दोस्तों। तो इसी को क्या कहते हैं, बावड़ी। आपको पता है बावड़ियाँ फेमस है राजस्थान की, कई बार क्वेश्चन आया है आभानेर की बावड़ी कहाँ है या आबानेरी की बावड़ी कहाँ है। तो आपको पता है ये बावड़ी दौसा में है। कहाँ पर है, दौसा में है। यहाँ पर जयपुर के अंदर गलता तीर्थ है जिसे मंकी वैली कहते हैं, यहाँ भी एक बावड़ी है, गलता, ये कुंड है जिसे गलता कुंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रमुख चीज़ें हैं, ये आप राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो। तो बावड़ी समझ में आ गई। तो बावड़ी भी क्या है, राजस्थान में एक जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति है, इसको नहीं भूलना है इस बात को। चलो दोस्तों, ये हुई हमारे देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें आगोर, टांका, टाट या रन, नाडी, जोहड़, पलाया झील, तल्ली या पोखर और बावड़ी, ये सभी क्या है हमारे राजस्थान में जो परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकें हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी था। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है। तो आपको ऑप्शन पता होगा
तो आप आसानी से उस ऑप्शन को क्या कर दोगे दोस्तों, टिक कर दोगे। बात समझ आ गई। अभी देखो दोस्तों आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, समगांव। समगांव क्या है इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। समगांव कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर में है, पहली बात। दूसरा क्या है, ये पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है, यानी वेजिटेशन फ्री रीजन है। यानी यहाँ पर क्या नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, कोई झाड़ियाँ नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई घास नहीं है, यानी यहाँ पर वनस्पति बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या बोला, वनस्पति विहीन गांव बोला, या पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र बोला। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर कई बार 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कई बार 1 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, वनस्पति नहीं होती है। आप जानते हो जैसी वर्षा होती है वैसी ही क्या होती है, वनस्पति होती है। और जैसी वनस्पति होती है वैसे ही क्या होते हैं, वन होते हैं। और जैसी वर्षा होती है वैसी ही क्या होती है, जलवायु होती है, ठीक है ना। जहाँ 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वन मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं। जहाँ 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 80 से 100, वहाँ पर मानसूनी वन मिलते हैं, ठीक है। जहाँ पर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पर पतझड़ वन मिलते हैं, या उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं। जहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं, ठीक है ना, या फिर कांटेदार वन मिलते हैं, जैसे नागफनी, कैक्टस आदि। बात समझ गए आप। इसकी चर्चा करेंगे जब हम राजस्थान के वन पढ़ रहे होंगे, फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। देखो वर्तमान में इस समगांव को फिल्मों की शूटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिल्मों की शूटिंग करने के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि यहाँ पर आइए और यहाँ पर मूवीज़ की आप क्या कर सकते हो, शूटिंग कर सकते हो, ठीक है। और वर्तमान में इसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। देखो कुछ चीज़ें बहुत खास होती है जीवन में, ठीक है ना, और कुछ चीज़ें बहुत खास होती है एक राज्य में। तो समगांव ऐसा है जहाँ वनस्पति नहीं है, तो उसको भी तो टूरिज्म बना सकते हैं। हम ऐसा जगह मुश्किल देखते हैं जहाँ पर हम आँख घुमाए और एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे। अब यहाँ जाएंगे तो न तो पेड़ दिखाई देगा, न वृक्ष दिखाई देगा, न वनस्पति दिखाई देगी, न घास दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसे क्या बना दिया हमने, एक टूरिज्म पॉइंट बना दिया, पर्यटन स्थल बना दिया। अब ध्यान रखना दोस्तों, एक फैक्ट आया यहाँ पे, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, यानी पर्यटन भी राजस्थान में क्या है, उद्योग है। 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर किया गया। किस समिति की सिफारिश पर किया गया, मोहम्मद यूनिस खान की जो समिति बनाई थी उसके आधार पर 1989 के अंदर टूरिज्म को इंडस्ट्री का लोगो दे दिया, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, ठीक है, स्टेटस दे दिया। दूसरा देखते हैं थारका गढ़ा। थारका गढ़ा कहाँ पर है, जैसलमेर के आकल गांव में है और चांदन नलकूप है। भूलना नहीं है, मैंने आपको बताया था पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक एक 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है। इस पट्टी पर मोहनगढ़ के पास में एक कुआं है जिसे हम क्या बोलते हैं, चांदन नलकूप बोलते हैं। और ये चांदन नलकूप अथाह मीठे पानी का भंडार है, इसलिए इसे थारका गढ़ा कहते हैं। और हमने देखा था इस भूगर्भीय जलपट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र पर एक घास पाई जाती है जिसे बोलते हैं सेवण घास, और सेवण घास का दूसरा नाम है लीलोण घास, और इसी का तीसरा नाम है लिसियूरोस सिडिकुस। और यहाँ पर राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावन, वो यहाँ निवास करता है, इसलिए इसे गोडावन की शरण स्थली भी कहते हैं। और इसी के पास में यहाँ पर थार पारकर नाम से गाय की नस्ल मिलती है जो इसको खाती है और बड़ी हष्टपुष्ट रहती है। समझ गए बात को। अगला देखो दोस्तों, पीवणा। पीवणा क्या है, ये सेकंड ग्रेड वाली एग्जाम में आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। पीवणा से क्या तात्पर्य है, तो देखो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर, यानी मुख्य रूप से जैसलमेर में, मुख्य रूप से कहाँ पर, जैसलमेर में पाया जाने वाला एक विषैला सर्प होता है। कैसा सर्प होता है, एक सांप है जो बड़ा विषैला होता है। और ये किस रंग का होता है, ये मिट्टी के रंग का होता है, यानी वहाँ मिट्टी के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा ये सांप, लेकिन फिर भी वहाँ सांप हो सकता है। इसलिए कभी घूमने जाओ डेजर्ट सफारी में तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखना। जिसकी लंबाई 1 फुट होती है, कितनी फुट होती है, 1 फुट होती है, छोटा सा सांप होता है। अब मान लो ये लाल ही कलर है चारों तरफ और लाल ही सांप है, तो ये सांप आपको दिखाई नहीं देगा ना। इसी तरह से मान लो ये पीली मिट्टी है, ठीक है ना, और बलुई मिट्टी का रंग लगभग पीला ही होता है, और ये भी सांप क्या है, पीले रंग का है, तो दिखाई देने में तकलीफ होती है इसको, मतलब हम नहीं देख सकते इसको। तो देखता है कि हाँ आ रहा है शिकार।
देखो ऐसा माना जाता है कि ये सांप काटता नहीं है, ये सांप क्या नहीं करता है, काटता नहीं है भैया। तो फिर क्या करता है, अपना जहर छोड़ता है, जो मनुष्य की श्वास, यानी जब वो सांस लेता है मनुष्य, उसके साथ ही शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे मनुष्य की क्या हो जाती है दोस्तों, मनुष्य की उससे मृत्यु हो जाती है, यानी वो डेड हो जाता है। बात समझ आ गई आपको? यानी ये काटता नहीं है, ये छोड़ा और अपने सांस के माध्यम से, नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से कहाँ चला गया, शरीर में चला गया, और उससे ही मनुष्य की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगला पॉइंट है मरुस्थल का प्रसार, यानी मरुस्थल का प्रसार, इसे इसे क्या बोलते हैं, मार्च पास्ट ऑफ डेजर्ट। मार्च पास्ट, दोस्तों आपने सेना के अंदर सुना होगा मार्च पास्ट स्टार्ट, यानी वो फिर वो सेना क्या करती है, बिल्कुल ऐसे एक साथ बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ना शुरू कर जाती है। यानी मार्च पास्ट सेना के लिए कर दो सेना, और मरुस्थल के लिए करो तो मरुस्थल, यानी मरुस्थल का येन केन प्रकरण, यानी किसी भी कारण से एक स्थान से आगे बढ़ता है तो उसे मार्च पास्ट ऑफ डेजर्ट कहते हैं, यानी मरुस्थल का प्रसार कहते हैं। राजस्थान में मरुस्थल का धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, जिससे दिन प्रतिदिन भूमि क्या होती जा रही है, बंजर हो जा रही है। यानी भूमि कैसी होती जा रही है, अनफर्टाइल होती जा रही है, बेरन होती जा रही है और बंजर होती जा रही है। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, मरुस्थल का प्रसार कहते हैं। ये राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, पंजाब और हरियाणा के अंदर भी फैल रहा है। एक बार इस मैप को देखो, आपको सब अंदाज़ा लग जाएगा कहाँ फैल रहा है ज़्यादा। ये हमारी अरावली है, ये पता है यहाँ मरुस्थल वाला भाग है। दोस्तों हमारी राजस्थान में अरावली होने के कारण क्या हुआ, पूर्वी राजस्थान के अंदर मरुस्थल का प्रसार बहुत कम है, यानी नगण्य है ना। लेकिन फिर भी जब जहाँ से अरावली, जैसे मध्य अरावली कटी हुई है, ठीक है ना, मध्य अरावली ज़्यादा पूरी प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ से हुई मरुस्थल एंटर हो रहा है, ठीक है ना। जैसे गुजरात के पास, सॉरी अपने गुजरात नीचे वाला हिस्सा है यहाँ, इसके पास यहाँ पे, और उसके बाद में देखो ये हमारे अजमेर के पास में, अजमेर के पास में क्या है, उसके पहले ये सीकर से अजमेर तक कटी हुई है अरावली, पूरी प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ से भी एंटर हो रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ से तो हवाएं चलती है, जो हवाएं किसके द्वारा रुक जाती है, अरावली के द्वारा रुक जाती है। लेकिन अगर ये हवा यूँ चलेगी और यहाँ पे एक राज्य आता है जिसका नाम है हरियाणा, क्या नाम है, हरियाणा, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई बैरिकेड नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, उसकी वजह से क्या है, ये मरुस्थल का प्रसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा हो रहा है। कोई पूछे आपसे कि मरुस्थल के प्रसार से आप क्या समझते हो, तो बताना मरुस्थल का किसी भी तरीके से आगे बढ़ना जिससे भूमि बंजर होती है, मरुस्थल का प्रसार कहलाता है। ये भारत में हरियाणा में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात और राजस्थान भी इससे प्रभावित है। बात समझ गए। सपोज करो अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि ये अरावली जो है इस तरह से न होकर इस तरह से होती, ये अरावली होती, तो आप यूँ मान के चलो कि राजस्थान का पैटर्न बदल जाता दोस्तों। और ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर पूरा मरुस्थल होता और बारिश नहीं होती, और इस हिस्से में जो हमारे अरब सागर से जो बारिश आती है दोस्तों, वो यहाँ पर आती, रुकती और बहुत ही ज़्यादा क्या करती, बारिश करती, वर्षा करती, जिससे क्या होता कि हमारा जो ये राजस्थान है ना पूरा, देखो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला एरिया, और इसके नीचे यहाँ पे अजमेर वाला, और उसके नीचे ये हमारे बारां वाला, कोटा बूंदी वाला, इसके नीचे वाला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती, और इसके ऊपर वाला क्षेत्र कैसा होता, वृष्टि विहीन क्षेत्र होता, यानी बारिश के बिना वाला क्षेत्र होता। बात समझ गए आप। ऐसे ही दोस्तों सरिया सरोवर क्या होता है, इसका चर्चा हमने कर ली कि शेखावाटी क्षेत्र में और पश्चिम मरुस्थलीय भाग में जो छोटे छोटे तालाब मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सरिया सरोवर बोलते हैं। ये कब बनते हैं, वर्षा के मौसम में बनते हैं, और जैसे ही वर्षा का मौसम जाता है उसके बाद में ये वापस सरोवर क्या होते हैं दोस्तों, वापस अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। फिर अगले साल बारिश आती है और फिर ये बन जाते हैं। जैसे पर्वत सर, देखो लिखा है सर, लूणकरण सर लिखा है सर, लूणकरण सर, ये कहाँ पर है, बीकानेर में। पर्वत सर कहाँ पर है, नागौर में। लूणकरण सर की एक खास बात ध्यान रखना दोस्तों, इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट कहते हैं। और राजकोट मुख्य रूप से कहाँ पर है, राजकोट मुख्य रूप से गुजरात में है दोस्तों। कहाँ पर है, गुजरात में। और राजकोट किसके लिए फेमस है, ग्राउंड नट, यानी मूंगफली के उत्पादन के लिए फेमस है।
किसके उत्पादन के लिए? मूंगफली के उत्पादन के लिए फेमस है दोस्तों। मूंगफली के उत्पादन के लिए फेमस है क्या? लूणकरण, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? राजकोट कहते हैं भैया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, मावट या महावट क्या होती है? आपको पता है राजस्थान में दो वर्षा ऋतुएं हैं। एक वर्षा होती है हमारे ग्रीष्म काल के तुरंत बाद में, यानी वर्षा ऋतु में, और एक वर्षा होती है हमारे जनवरी फरवरी के अंदर। ये ग्रीष्म काल वाली तो पूरे राजस्थान में होती है, ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान में कम, पूर्वी में ज़्यादा। जबकि ये जो होती है ये उत्तरी राजस्थान में होती है। कहाँ से होती है? उत्तरी राजस्थान में होती है। और ये जो वर्षा ऋतु वाला मानसून है ये कहाँ से आता है? ये आता है दोस्तों अरब सागर से। कहाँ से आता है? अरब सागर से। जबकि ये जो हमारा जनवरी फरवरी में जो उत्तरी राजस्थान में वर्षा होती है ये कहाँ से आता है? ये आता है दोस्तों भूमध्य सागर से। कहाँ से आता है? भूमध्य सागर से आता है। तो इससे जो जनवरी फरवरी में जो वर्षा होती है हमारे उत्तरी राजस्थान में, ये भूमध्य सागर से आने वाली जेट स्ट्रीम के कारण, मानसून में पूरा बताऊंगा डिटेल में आपको, ये जेट स्ट्रीम के कारण ये हवा आती है और हमारे राजस्थान में वर्षा करती है। देखो, शीतकाल में भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण राजस्थान में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। ये जो है गेहूं की फसल के लिए लाभकारी है। और गेहूं कैसी फसल है दोस्तों? रबी की फसल है। कैसी फसल है? रबी की फसल है। इसके लिए क्या है? ये लाभदायक है और इसी कारण इसे रबी का अमृत कहा जाता है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? रबी का अमृत कहा जाता है, या राजस्थान में इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप। बात समझ गए आप? ऐसे ही एक होता है दोस्तों मालानी प्रदेश। इसका आपको पता है, ये लूनी बेसिन और हमारा जो मध्यवर्ती क्षेत्र है लूनी बेसिन का, वो मालानी प्रदेश कहलाता है, जिसमें मुख्य रूप से बालोतरा बाड़मेर का क्षेत्र और जालोर का कुछ क्षेत्र आता है। और मुख्य बात क्या है? मालानी की क्या फेमस है? गाय और घोड़े प्रसिद्ध है दोस्तों। मालानी की क्या फेमस है दोस्तों? गाय और घोड़े प्रसिद्ध है। दोस्तों आज हमने देखा हमारा राजस्थान का मरुस्थल का कुछ भाग, और अब लगभग ये मरुस्थल वाला भाग कंप्लीट हो गया है। आज हमने देखा समगांव, थारकागढ़ा, पीवना, मरुस्थल का प्रसार, सर सरोवर, मावट और मालानी प्रदेश, इनके बारे में हमने चर्चा करी। और इससे पहले हमने चर्चा करी राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियाँ, जैसे बावड़ी, तल्ली, पोखर, पलाया, जोहड़, नाडी, सर, टाट या रन और आगोर या टाँका, इनकी हमने चर्चा करी। दोस्तों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। आप आगे बढ़ते रहिए, बाउंस बैक करते रहिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। और शाम को राजस्थान ज्योग्राफी की लाइव क्लास के अंदर मिलते हैं शाम को 5 बजे। ये कहाँ होती है? वाईफाई 2.0 जो चैनल है वाईफाई का, उस पर शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी लाइव है। इंडियन ज्योग्राफी लाइव होती है सुबह 9 बजे 9 AM। ये होती है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सुबह 9 बजे RPSC सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड़ को आप फॉलो कीजिए, आपको पर डे का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ पर आप इंडियन ज्योग्राफी क्लास देख सकते हो। जल्दी ही दोस्तों मेरी अनअकैडमी पर प्लस के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास शुरू होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। और साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के साथ अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर मैसेज कीजिए, मैं आपका 100% रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।